पिछले वीडियो लॉग में मैंने स्पेस मिशन की हिस्ट्री का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें स्पेस मिशन क्यों बनाया जाता है, कैसे आर&डी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लाइफ साइकिल से सैटेलाइट प्रोग्राम को अंजाम दिया जाता है और कैसे उन्हें तैयार किया जाता है। लेकिन हमारे सैटेलाइट ऑर्बिट या मैन मिशन के लिए अर्थ, सन और उससे पैदा होने वाले ग्रेविटेशनल इफेक्ट हमारी असल ज़िंदगी में क्या लेना देना है, इन सारी बातों को इस प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग पर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरा नाम है राहुल रंगारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें मैं आपके सामने अर्थ, सन और इन दोनों का इलिप्टिकल ऑर्बिट से क्या लेना देना है, आज मैं आपके सामने इन सारी बातों को पेश करना चाहता हूँ। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि मैंने अब तक जितनी भी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल नॉलेज को जिस स्टाइल से मैंने पढ़ा है, आपके सामने इस चैनल के ज़रिए वो सारी बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि पिछले पीवी लॉग में मैंने डिक्लेयर किया था कि अगले हिस्से में जितने भी सबसे पहले स्पेस मिशन की जितने भी महत्वाकांक्षी प्रोग्राम हुए थे, उन सब की हिस्ट्री में बताऊंगा। लेकिन जैसे ही स्क्रिप्ट लिखने बैठा, मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हमारे सैटेलाइट्स का अर्थ पर और अर्थ का सन के चारों तरफ एलिप्टिकली गोल चक्कर ही क्यों लगाता है। इसके जवाब में मैंने साइंटिस्ट की सूझबूझ और आर&डी और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का दिया था, मगर मेरे दिल ने कहा कि यह जवाब काफ़ी नहीं है। जब मैंने जनरल नॉलेज की वापस से किताब खोलकर देखी, तब उसके अंदर पेरिहीलियन, अपहीलियन, पेरिजी और अपोजी जैसे शब्द दिख रहे थे, जो कि एलिप्टिकल ऑर्बिट से मिलते हैं। और उस चीज़ के लिए अर्थ, सन और एलिप्टिकल ऑर्बिट का जानना ज़रूरी है। और ये सब अगर मैं नहीं बताता तो स्पेस का जनरल नॉलेज हाफ एक्सप्लेन कहलाता और इससे मेरा उद्देश्य हवा में चला जाता। तो चलिए मैं आपको सूरज, पृथ्वी और एलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में बताता हूँ और आपको थोड़ी देर के लिए आकाशगंगा की सैर करवाता हूँ। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सूरज होता क्या है। सूरज हमारे अर्थ के एलिप्टिकल ऑर्बिट का सेंटर है, जो उसके चारों ओर एलिप्टिकली गोल चक्कर लगाता है। यह हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूरज हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स कहलाता है। सूरज हमारी पृथ्वी से लगभग 150 लाख किलोमीटर दूर है। सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद रहती है। ये हाइड्रोजन सूरज से पैदा होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के कारण हीलियम में बदलता है, जिसके कारण हैरतअंगेज अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा होती है। और यही कारण है सन और अर्थ के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स बनाने का। अगर आप सूरज के पास जाने की सोच रहे हो तो आपकी बॉडी जो है वो पहुंचने से पहले ही जल जाएगी, क्योंकि सूरज का सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 55,000 होता है। और उसके सेंटर पर जाओगे तो 1500 लाख डिग्री सेंटीग्रेड समथिंग कुछ होता है। उसका जो चमकने वाला सरफेस, जो हमारे सीडी रोम डिस्क के जैसा होता है, उसे फोटोस्फीयर कहते हैं, जो हमारे पृथ्वी के एक एनर्जी सोर्स की तरह होता है। सूरज के बाहर की लेयर, जिसके अंदर बहुत सारे और बहुत पतले हॉट गैसेस मौजूद होते हैं, इसे कोरोना बोलते हैं। ये साफ साफ तभी दिखता है जब सूरज पर ग्रहण लगता है, जिसे हम सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। ये पहला रीज़न है कि सूरज का एक फोकस में रहने की वजह से अर्थ का एलिप्टिकल ऑर्बिट बनना, और इसके कारण अर्थ खुद ही अपने एक्सिस पर घूमता है, जिसके कारण 24 घंटे यानी दिन और रात का पता चलता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सूरज की मूवमेंट के कारण पृथ्वी सूरज की ओर एलिप्टिकली चारों ओर घूमता है, तो क्या आप इसे मानेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सूरज एक जगह खड़ा नहीं रहता, वो भी मूव करता है। हमारा सूरज स्पेस में बस मिल्की वे गैलेक्सी और उसके अंदर पैदा हो रहे ब्लैक होल की तरफ जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन हीलियम में बदलने से पैदा होने वाली एनर्जी जनरेट होती है, जिससे फोटोस्फीयर और कोरोना बोलते हैं। उससे अर्थ में ग्रेविटेशनल इफेक्ट पैदा होता है, जिसके कारण अर्थ सन की ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाती है। आइए पता करते हैं कि ये लॉजिक हमें कैसे मिला। सर आइजैक न्यूटन जब एक दिन वो गार्डन में बैठे थे, तब उन्होंने एक पेड़ से एप्पल को ज़मीन यानी अर्थ पर गिरते हुए न सिर्फ न्यूटन लॉज ऑफ फोर्सेस और इसका ग्रेविटेशनल रिलेशन की रचना की थी, बल्कि इसके अंदर में छुपा एक सच भी उन्होंने खोज निकाला, क्योंकि वो चीज़ सूरज ही पृथ्वी से करवा रहा था। न्यूटन ने फ़ौरन ये कल्पना अपने सहयोगी साइंटिस्ट को बताया, इसकी आर&डी हुई और यहाँ से हमें हैरतअंगेज चीज़ सामने आई, जिससे स्पेस के कंपैटिबल फिजिकल क्वांटिटीज़ बनी, जिसे आज की डेट में क्लासिकल न्यूटोनियन फिजिक्स कहा जाता है। और इस चीज़ को पूरी दुनिया के सामने एज ए जनरल नॉलेज के तौर पर लागू कर दिया। ये अभी आप सब इस ब्लैक स्क्रीन को देख रहे हैं। मान के चलिए कि आप एक तरह से ब्रह्मांड, आकाशगंगा को आप जो है वो देख रहे हैं। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो आप एक तरह से आप स्पेस और यूनिवर्स को देख रहे हैं। मान के चलिए कि आप अभी सैटेलाइट में बैठे हुए हैं और उस सैटेलाइट को खिड़की से या उस पर लगे कैमरे से आप स्पेस को देख रहे हैं।
या फिर मान लीजिए कि आप इस वेबसाइट के मीडिया प्लेयर के अंदर जो ब्लैक स्क्रीन देख रहे हैं वो एक स्पेस की तरह है, क्योंकि इसी ब्लैक स्क्रीन को मैं यहाँ से आने वाले हर पीवी लॉग में पेश करूँगा। ये जो सूरज आपके सामने दिख रहा है, ये सैटेलाइट में सपोज कीजिए कि आप बैठे हैं और वहाँ से उस सैटेलाइट की खिड़की से आप इस सूरज को जो है आप देख रहे हैं। ये कुछ इस तरह से जो है वो दिखाई देता है। और ये जो आप सूरज देख रहे हैं ये मेरा बनाया हुआ है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। असल में मैं जो है वो सूरज को बना नहीं सकता, लेकिन क्या है, मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट ज़रूर कर सकता हूँ। जैसे बचपन में हम जो है वो ड्राइंग दिखाते थे टीचर को, तो टीचर अच्छा बोलती थी। सन जो है वो गोल दिखता है, वो तो हमको पता है। तो मैंने कुछ जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, और आने वाले वीडियो में इन्हीं दोनों सन्स को मैं जो है वो लेने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। न्यूटोनियन फिजिक्स ये कहती है कि मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर पैदा हो रहे ब्लैक होल को सन एज अ सेंटर मानता है, और सन उस ब्लैक होल की ओर गोल चक्कर लगाता है, और उस ब्लैक होल की ओर सूरज आगे बढ़ता है। ये सारा कुछ एक प्लेन में हो रहा है। अब सूरज के इस रवैये के कारण सोलर सिस्टम में बाकी सारे प्लैनेट्स के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस पैदा हो रहे हैं, और हमारा अर्थ जो कि उस सोलर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो अर्थ भी बाकी प्लैनेट्स की तरह स्पेस के अंदर दूसरे प्लेन में सन के चारों ओर एलिप्टिकली गोल चक्कर लगाता है। मैंने अभी अभी कहा कि दूसरे प्लेन में ये हो रहा है। अगर इस चीज़ को सन और ब्लैक होल के प्लेन के नज़रिए से देखें पृथ्वी को, तो हमें पृथ्वी सूरज की तरफ गोल गोल पीछा करता हुआ दिखेगा, जिसे हम स्पाइरल पाथ भी कहते हैं। न सिर्फ ये अर्थ सन का पीछा करता है, बल्कि इस अर्थ सन से पैदा होने वाले ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण 23.5 डिग्री एंगल झुककर अपने ही एक्सिस में शक्तिमान की तरह गोल गोल घूमता रहता है, जिससे हमें 24 घंटे में दिन और रात के समय को गिना जाता है। और रुक जाओ, तो इस तरह से कुछ सन का ब्लैक होल के अराउंड और उसके कारण अर्थ का सन के अराउंड 24 घंटे मूवमेंट होता है। राइट नाउ ये इतने सारे नीले नीले रिंग्स जो देख रहे हैं, ये सन की डिफरेंट पोजीशंस ब्लैक होल के कारण और उसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण आप जो है वो ये अर्थ की पोजीशंस को देख रहे हैं। और ये नीले नीले डॉट्स जो मतलब ये दिख रहे हैं, ये अर्थ की पोजीशंस है, जो ना सिर्फ वो 24 घंटे के अराउंड दिन और रात का पता चलता है, और इसी 24 घंटे के दरमियान वो अपनी ही एक्सिस पर 23.5 डिग्री जो है वो शक्तिमान की तरह जो है वो रोटेट करता है। तो अगर मैं ये नीले रिंग्स को हटाऊं और डॉट्स को रहने दूं, चलो इन सन की पोजीशंस को भी हटा देता हूं। ओके, आपके सामने अभी जो है ये डॉट्स दिख रहे हैं। इन डॉट्स को अगर मैं थ्रेड से भरने की कोशिश करूं, तो आपका जो है वो इस तरह से कुछ फिगर दिखाई देता है समहाउ। अब ये स्पाइरल है कि एलिप्टिकल है या कुछ और फिगर है, ये तो आपको पता नहीं चलेगा। इसको अगर मैं मान लो इसी के जैसा हूबहू अगर मैं सारे ये ऑर्बिट के अराउंड अगर मैं इसको भरने की कोशिश करूं, तो लगभग आपका जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यस, मैं बोल सकता हूँ कि ये अर्थ जो है वो दूसरे प्लेन में जो है वो स्पाइरलॉइड ऑर्बिट के जैसा जो है वो दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं मान लो उस ये जो सन और ब्लैक होल के प्लेन से अगर मैं मान लो कुछ देखने की कोशिश करूं, तो आपको जो है वो उधर से अगर देखेंगे तो वो एलिप्टिकल पाथ जैसा जो है वो आपको दिखाई देगा। सो ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूँ इस पूरे सिनेरियो के दौरान कि एलिप्टिकल तो हो रहा है, वो तो आप बुक्स के प्लेन से देखते हैं, लेकिन असल में जो है वो स्पाइरल और ऑर्बिट जो है वो फॉर्मेशन होता है अर्थ का सन की तरफ। तो क्या मैं ये कहूँ कि हमारी पृथ्वी स्पाइरल ऑर्बिट पाथ के जैसा सूरज की ओर जो है वो आगे बढ़ रहा है? ऐसी चीज़ हम आपकी नज़र से पाते हैं, जिसे हमारे साइंटिस्ट सही मानते हैं, जिसे आप अभी अपने वेबसाइट मीडिया प्लेयर के स्क्रीन में आप खुद से सैटेलाइट की खिड़की से देख रहे हैं। लेकिन आप अपनी नज़र को इस तरफ से देखें, जैसे मैंने ये आग बनाई है, तो हमारी पृथ्वी सूरज की ओर एलिप्टिकली गोल गोल जाता हुआ दिखता है। ये चीज़ इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जितनी भी जीके बुक्स बनी हुई है उस पर ये चीज़ जो है वो पिक्चर बनी हुई है। अब इस चीज़ को एज ए जनरल अवेयरनेस के तौर पर लागू करें, तो हमारे पास एक स्पाइरल नोटबुक होती है और एक प्लास्टिक में लगाने वाला एक स्क्रू होता है। नोटबुक में स्पाइरल को घूमते घूमते एक फिक्स पॉइंट का पीछा करते हैं, और पेजेस के होल्स उसका मीडियम कहलाता है, और स्क्रू के लिए प्लास्टिक सरफेस ही उसका डेस्टिनेशन है, और आजू बाजू दूसरे प्लास्टिक्स उसके मीडियम है जो कि इस स्क्रू के लिए बॉन्ड बनाते हैं। दोनों ही चीज़ों के सामने देखने की बजाय अगर हम इस चीज़ को नीचे से देखेंगे, तो दोनों ही चीज़ें हमारे पास जो है वो एलिप्टिकल पाथ बनाता हुआ जो है वो दिखता है और अपने डेस्टिनेशन का पीछा करता हुआ दिखता है। और
अगर हम पृथ्वी में खड़े होकर उसी सूरज को अगर देखेंगे तो अभी अभी पता चला कि पृथ्वी सूरज के एलिप्टिकली चारों ओर गोल चक्कर लगाता है और पृथ्वी अपने भी एक्सिस पर 24 घंटे घूमता रहता है। तो पृथ्वी से सूरज की ओर देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि सूरज खड़ा हुआ है, और ऐसा पिक्चर आप हर जनरल नॉलेज की किताबों के पन्नों में आप देखते हैं। ये तो रही सूरज की बातें। अब हमारे सामने दो रिजल्ट्स पैदा होती है एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी रीज़न होता है जो कि हर जनरल नॉलेज की किताबों में हम देखते हैं। दूसरा है न्यूटोनियन फिजिक्स, जिसको मैंने अभी अभी डिस्कस किया। अब हमारे सामने एक तीसरा रिजल्ट आता है जो कि मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स कहलाता है, जिसे हम क्लास 11 और इंजीनियरिंग और टेक्निकल मैथ स्ट्रीम में हम जो है वो देखते हैं, जिसमें मैंने जो है अपना ग्रेजुएशन किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उसका हिस्सा कहलाता है और एलिप्स उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। तो चलिए इस तीसरे रीज़न को मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एलिप्स, अगर मैं आम भाषा की तरफ बात करूँ तो ये एक सर्कल होता है जो दोनों तरफ से दबा होता है ओवल की तरह। और अगर मैं मैथमेटिक्स की भाषा में बात करूँ तो एलिप्स प्लेन के ऊपर एक कर्व होता है जो दोनों फोकल पॉइंट के चारों तरफ से घिरा होता है, और वो दोनों फोकल पॉइंट इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो एक कांस्टेंट में रहती है। और क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ तो जनरल नॉलेज के लिए मुझे थोड़ा सा क्लास 11 मैथमेटिक्स की मदद चाहिए ताकि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है वो समझ में आए। जितने भी लोग जो मुझे जनरल नॉलेज के खातिर इस पीवी लॉग को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप चिंता मत कीजिए, मैं ज़्यादा हाई-फाई डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ उतनी ही बातें बताऊँगा जो जनरल नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से संबंधित है और उससे मिलती-जुलती है। आई होप इस पीवी लॉग को कुछ साइंस एस्पिरेंट्स भी देख रहे होंगे। कुछ साइंस की बातें ऐसी होती है जो महज स्क्रीनशॉट लेने से ही समझ में नहीं आती, तो उन लोगों के लिए मैंने इस वीडियो का प्रेजेंटेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उनको डाउनलोड करके अपने व्यूइंग डिवाइसेस में जो है वो देख सकते हैं। आपकी भी हेल्प होगी और मेरी भी। और जो लोग टेक्निकल स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं वो एलिप्स को अभी के लिए महज एक ऑर्बिट स्ट्रक्चर मान के चलिए। तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर नेचुरली एलिप्टिकली गोल चक्कर लगाता है, वैसे ही सैटेलाइट का पृथ्वी के चारों ओर एलिप्टिकली गोल चक्कर बनाता है। लेकिन यहाँ पर मून का अर्थ पर नेचुरली कहलाता है, और बाकी हमारे साइंटिस्ट द्वारा बनाए हुए महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स आर्टिफिशियली एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाती हैं, और इस एलिप्टिकल ऑर्बिट को बनने के लिए सूरज पृथ्वी और हमको मजबूर करता है। तो आइए आपको वापस से आकाशगंगा की सैर करवाता हूँ। मैथमेटिक्स बुक्स में हमारा एलिप्स जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब सवाल उठता है कि हमारा ये एलिप्स जो है वो कहाँ से बना है। हमारा एलिप्स दो कोन आपने देखा है, दो कोन्स को अगर जैसे मान लो एक एपेक्स के ऊपर नीचे अगर जैसे मान लो रख देते हैं तो आपको कुछ जो है वो डमरू टाइप का जो है वो कुछ ये इसी तरह का हमारे पास दिखाई देता है। अब उस कोन्स के ऊपर या तो एक कोन में आप किसी एक प्लेन को आप काट सकते हो, या दो कोन्स को जो है वो आप एक उसी प्लेन से आप जो है वो काट सकते हो। इस प्लेन को अगर जैसे मान लीजिए आप 90 डिग्रीज के में काटते हैं तो वो आपका कैसा दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा। अगर जैसे मान लो किसी एंगल के थ्रू अगर मान लो काटते हैं तो आपको जो है वो आपको एलिप्स बनेगा। अगर जैसे मान लीजिए आपने वो 180 डिग्री के अक्रॉस अगर जैसे मान लो आपने काटने की कोशिश की तो वो पैराबोला बनाएगा। और अगर दोनों कोन्स को अगर मान लीजिए किसी एंगल में काटने की कोशिश करेंगे तो वो जो है हाइपरबोला जो है वो आपको क्रिएट करेगा। लेकिन हमको किसकी ज़रूरत है, हमको जो है वो एलिप्स की ज़रूरत है। तो बेहतर है कि हम किसी एक कोन को ही पकड़े और वो उस चीज़ को हम जो है वो 45 डिग्री के एंगल में काटेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली वो फिगर जो बन के आएगा हमारे पास प्लेन में, वो चीज़ हमारे पास जो है वो एलिप्स कहलाएगा। और हमें मैथमेटिक्स में इसी कंडीशन को मान के चलते हैं, और इस तरह से हमारा जो है वो एलिप्स का फॉर्मेशन होता है। अब आइए बाकी एट्रीब्यूट्स की बात करता हूँ। मैं इस टोटल सिनेरियो के लिए 5 पॉइंट्स में आपके सामने कंसीडर कर रहा हूँ। ये जो सेंटर का पॉइंट आपके सामने दिख रहा है इसको वाकई में जो है वो एलिप्स का सेंटर कहलाता है। और ये जो आजू बाजू आप ये जो चीज़ देख रहे हो, सबसे लंबी दूरी के बीच की जो लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस जो है वो वर्टेक्स कहलाता है, और छोटे लाइन सेगमेंट के बीच की दूरी का डिस्टेंस हमारे पास जो है वो उसको कोवर्टेक्स बोलते हैं। दोनों कोवर्टेक्सेस के बीच की दूरी जिसको हम माइनर एक्सिस बोलते हैं, जिसको 2b से रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ, और दोनों वर्टेक्सेस के बीच की दूरी सबसे लंबी दूरी जिसको मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको बोलते हैं 2a, यानी कि मेजर एक्सिस इसको जो है वो एलिप्स में कहलाता है। सेंटर को मिड पॉइंट मानते हुए उसका आधा आधा हिस्सा काटेंगे तो हमारे पास जो है वो मेजर आर्क या फिर माइनर आर्क में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसको मैं a और b से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब हमारे साइंटिस्टों ने
एलिप्स की चीज़ तो पता कर ली मैथमेटिक्स के फॉर्म पर, लेकिन उसको फिजिकली अगर जैसे मान लो सैटेलाइट पर अगर मान लो मैं उसको अप्लाई करना चाहूँगा, तो हमें एग्जैक्ट फोकल पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी और एग्जैक्ट हमको जो है वो एलिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो परफेक्टली सेंटर में रख के जो है वो पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हम अर्थ को किसी वर्टेक्स के नियरेस्ट पॉइंट पर हम जो है वो रखते हैं। इस प्लेस को जिसमें अर्थ रखा हूँ अभी, इस पॉइंट को हम जो है वो फोकस कहलाता है। इस एलिप्स के लिए जो है वो दो फोकसेस होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोग सैटेलाइट बनाने के लिए किसी एक फोकस का यूज़ करते हैं। दूसरे फोकस के लिए सेम सेंटर से डिस्टेंस को मान के चलते हुए ये जो है वो ऑर्बिट का निर्माण करते हैं। तो मैं वर्टेक्सेस के बीच की दूरी मैं ए और बी मान रहा हूँ, सेंटर को सी मान रहा हूँ और एक को वर्टेक्स को मैं जो है वो डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये अर्थ को इस एलिप्स की एक किसी ना किसी एक फोकस में जो रखा है उसको मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस जी को अर्थ सेंटर या फिर फोकस ऑफ द एलिप्स भी जो है वो कहा जाता है। और जैसे जैसे हम इस चीज़ को डिराइव करेंगे तो हमें ए जी, जी सी और जी बी की हमको जो है वो डिस्टेंसेस पता चलेगी। मैंने इसको जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। और इसमें से जो अर्थ सेंटर से सी की ओर जो हमारे पास डिस्टेंस जो बोला जाता है वो उसको जो है वो फोकल सेंटर बोला जाता है। और अर्थ सेंटर से डी की बीच की डिस्टेंस को, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम से अगर निकालते हैं, तो हमारे पास जो है वो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रिलेशन हमारे पास जो है वो मिलता है। यही सेम रिलेशन अगर हूबहू अर्थ सेंटर को जी डैश पॉइंट में भी रखते हैं तो वो हमारे पास जो है वो वैसे ही रिलेशन हमारे पास जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास मिलेगा, को वर्टेक्सिस को ध्यान में रखते हुए, जिसमें हमारे पास सेम वही मिलेगा, बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास जो है वो रिलेशन हमारे पास मिलेगा। ये जो एजी जो मैंने निकाला है इसको हम जो है वो पेरीजी बोलते हैं। हम यहाँ पर जो है ये सैटेलाइट्स और अर्थ के बीच रिलेशन बना रहे, तो इस चीज़ को हम जो है वो पेरीजी बोलते हैं। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ से सैटेलाइट की पास की डिस्टेंस को हम पेरिजी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका रिलेशन हमारे पास ए सी माइनस जी सी निकलता है, यानी कि ए माइनस ए ई प्रेजेंट करते हैं। और उसी सेम अर्थ सेंटर से यानी जी से दूर की डिस्टेंस जो है, दूर के वर्टेक्सेस के बीच वर्टेक्स की जो डिस्टेंस कहलाती है उसको हम जो है वो अपोजी बोलते हैं। यानी कि सैटेलाइट और अर्थ के बीच दूर की डिस्टेंस को हम एपोजी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका रिलेशन बी सी प्लस जी सी से जो है वो मिलता है। और वो रिलेशन आपके सामने जो है वो लिखा हुआ है। अगर मैं इस चीज़ को सन और अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर जैसे मान लो मैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ, सेम वही उस एलिप्स के पॉइंट को रखा जाए, अर्थ की जगह अगर जैसे मान लो मैं सन को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये सारी डेफिनेशन जो है वो अब इस केस में जो एपोजी और पेरिजी नहीं कहलाएगा। अब इस केस में अर्थ और सन के बीच पास की डिस्टेंस जो कहलाएगी उसको मैं बोलूँगा पेरीहिलियन, और दूर की जो डिस्टेंस कहलाएगी अर्थ का और प्लैनेट्स के बीच का एलिप्टिकल ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंस, फारदेस्ट डिस्टेंस, मैं उसको जो है वो अपिहिलियन से रिप्रेजेंट करूंगा। और ये वही दोनों सेम रिलेशन रहेगी जैसे हम सैटेलाइट का अर्थ के रेस्पेक्ट में पेरिजी और अपोजी का रिलेशन हम जो है वो देखते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो है मैं अर्थ और सैटेलाइट के रेस्पेक्ट में मैं जो है वो बात करना चाहता हूँ। इन्हीं दोनों पेरिजी और अपोजी से हमारे पास जो है वो इसेंट्रिसिटी का रिलेशनशिप मिलता है, C/A हमारे पास जो है वो मिलता है। और इसी अर्थ सेंटर के रेस्पेक्ट में अगर हम हाइपोटेन्यूज से अगर मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन अगर निकालूं, तो हमारे पास जो है वो कुछ एलिप्स की इक्वेशन मिलती है जो एनसीईआरटी की बुक्स में लिखा हुआ है और उसके डेरिवेशंस लिखे हुए हैं। ये रही आपके सामने जो व्हाइट बॉक्स में लिखा हुआ है, ये एलिप्स की इक्वेशन कहलाती है। तो ये दोनों रिलेशन साइंटिस्ट ने जो है वो मैथमेटिक्स का सर्टेनिटी जो है वो मतलब साइंटिस्ट के R&D ने जो है वो खोज निकाला। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन फिजिक्स और जनरल नॉलेज हमको जो है वो इसी इसेंट्रिसिटी की रिलेशन की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। ये इसेंट्रिसिटी जो बार बार बोल रहा हूँ, ये असल में जो है वो एलिप्स का एलोंगेशन डिसाइड करता है, यानी कि एलिप्स की लंबाई जो है वो डिसाइड करती है, जिसकी कंडीशन ये कहती है कि एलिप्स की जो इक्वेशन जो कहलाती है, इसेंट्रिसिटी जो की कंडीशन जो कहलाती है एलिप्स होने की, वो 0 से लेकर 1 के बीच होती है। यानी अगर 0 और 1 के बीच अगर इसेंट्रिसिटी की कोई वैल्यू है तो इसका मतलब वो 100% एलिप्स कहलाता है। तो ओवरऑल एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी की मैंडेटरी कंडीशन ये है कि अगर मान लो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 हुई तो वो एलिप्स कहलाएगा ही नहीं, वो आपका जो है वो सर्कुलर कहलाएगा, और सर्कल हमें चाहिए नहीं। लेकिन अगर इस चीज़ को 0 से 1 के बीच अगर रखेंगे, अगर हमारी इसेंट्रिसिटी की रिलेशन, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके 0 से 1 के बीच अगर आती है, माइनर एक्सिस और माइनर आर्क की रिलेशंस को फैक्टर इन करने के बाद, अगर जैसे मान लीजिए हमारी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच आती है,
तो 100% वो चीज़ जो को मैं बोल सकता हूँ कि वो एलिप्स कहलाएगा, और इस चीज़ को हम जो है वो सैटेलाइट्स बनाने के लिए जो है वो अप्रूव कर देंगे। और इसी सेंट्रिसिटी के कारण अर्थ का सन के रिस्पेक्ट एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाना और सैटेलाइट का अर्थ के रिस्पेक्ट में एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाना, यहाँ से ही जो है वो मैथमेटिक्स सर्टेनिटी से एलिप्टिकल ऑर्बिट का फॉर्मेशन होता है। और इस चीज़ से जो है वो हमारे साइंटिस्ट के R&D ने जो है वो खोज निकाला, जिसे हम मैथमेटिक्स में क्लास 11 और इंजीनियरिंग स्ट्रीम में हम जो है वो पढ़ते हैं। कभी कभार जनरल एप्टीट्यूड में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आपके ऊपर है आप इसे पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन इसे जनरल नॉलेज के तौर पर अगर देखा जाए तो सिर्फ इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अगर एलिप्स का आज के अवेयरनेस के तौर पर एग्जाम्पल्स की बात करूँ, तो हमारे द्वारा बनाए गए सैटेलाइट्स पृथ्वी पर गोल चक्कर लगाता है एलिप्टिकली, और पृथ्वी और उसकी तरह सोलर सिस्टम में जितने भी दूसरे प्लैनेट्स सूरज की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज एलिप्टिकली गोल चक्कर लगाते हैं, और ये एलिप्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसी तरह मून का पृथ्वी की तरफ कुदरती तौर पर सूरज की वजह से एलिप्टिकली गोल चक्कर लगाना भी इस एलिप्स का एक एग्जाम्पल कहलाता है। पानी में चलने वाला बोट जो पानी के सरफेस में कांटेक्ट बनाता है, जिसके कारण बोट का पानी के ऊपर बॉयंट फोर्सेस बनाता है, उस बोट का बेस को कील बोलते हैं। इनफैक्ट बोट के नीचे जो रडर बना हुआ है, जो उसी बोट के स्टीयरिंग से कंट्रोल होता है, वो भी एलिप्स का एक एग्जाम्पल है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस्तेमाल में किए गए फाइटर एयरक्राफ्ट, जो आज के ज़माने में लोअर एल्टीट्यूड में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट जो कि बहुत पुराने हैं, आज भी अमेरिका में कुछ लोग एज अ विंटेज के तौर पर रखते हैं। जैसे ये अमेरिका का P-40 फाइटर प्लेन, जिसमें आपको प्रोपेलर्स, विंग, एलिवेटर और रडर की बनावट एलिप जैसी जो है वो दिखाई देती है। ये चीज़ साइंटिस्ट के R&D का स्पेस का अर्थ के कंपैटिबल बनाने जाने वाला जीता जागता उदाहरण है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर अल्ट्रासाउंड का टेस्ट होता है पेशेंट्स के ऊपर। इस मशीन को लिथोट्रिप्टर कहते हैं। इसके अंदर एलिप्टिकल रिफ्लेक्टर होते हैं, जिसमें पेशेंट्स की किडनी पर साउंड वेव्स भेजा जाता है और किडनी स्टोन्स का पता लगाया जाता है। आपने इंडिया के कुछ कुछ रेलवे स्टेशन पर या वेटिंग हॉल पर और या फिर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में या किसी मंदिर में या फिर किसी साइंटिस्ट इंस्टीट्यूशन या लाइब्रेरी में इस तरह का सीलिंग की बनावट देखी होगी, जिसे हम जो है वो विस्परिंग चेंबर भी बोलते हैं। इसमें जो रेड कलर की सीलिंग जो दिखाई दे रही है, जिस पर मैंने मेंशन किया है, वो सीलिंग ही हमारे साउंड रिफ्लेक्टर्स कहलाते हैं। और हमारे सामने ये दो ह्यूमंस F1 F जिसमें मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये उस एलिप्स के लिए फोकल पॉइंट्स कहलाते हैं। तो अगर F1 ने थोड़ा सा भी आवाज़ अगर निकाला तो F2 आपकी आवाज़ आसानी से सुन सकता है, क्योंकि F1 की आवाज़ उस एलिप्टिकल सीलिंग से टकराकर डायरेक्टली F2 के पास जो है वो पहुंच रही है। सेम यही चीज़ F2 से F1 के बीच होती है। और इसलिए ये लाइब्रेरी में अगर आप विस्परिंग गैलरी के अंदर के बनावट में अगर मान लो बैठे हुए हो, तो आप वहाँ पर जो है वो शोर नहीं मचा सकते, क्योंकि अगर ज़रा सा भी उस विस्परिंग गैलरी में आपने शोर मचाया तो लाइब्रेरियन आकर आपके ऊपर जो है वो डांट लगा सकता है। इतना ही नहीं, जो आप लिविंग रूम या फिर ऑफिस रूम या फिर वर्किंग या फिर टी टेबल में आप एक शोपीस या फिर पेन स्टैंड को आप अपने सामने देखते हैं एक ग्लास का, वो भी एक एलिप्स का एक जीता जागता उदाहरण है। उस एलिप्स के चेंबर के अंदर क्या रहता है? पानी भरा रहता है, कई सारे चमकीली चीज़ें रहती है, और मूर्ति को आप प्लेस करते हो। ज़रा सा भी आप हिलाओगे डुलाओगे तो वो बहुत अच्छा चीज़ जो है वो आपके सामने शो करती है और आप उसके ऊपर अट्रैक्ट होते हो। यही चीज़ जो है एलिप्स का जीता जागता उदाहरण है। तो साइंटिस्ट लोग ये भी बनाए हैं, जिसे आप जो है वो दूसरों को गिफ्ट करते हो, या फिर आपको एक एज ए शोपीस के तौर पर आपको जो है वो एक गिफ्ट मिलता है। तो देखा आपने कैसे हमारे पृथ्वी के अंदर जन्मी हमारी ही रंग बिरंगी फिजिकल क्वांटिटीज़ को साइंटिस्ट एक प्रॉपर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से स्पेस के कंपैटिबल फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाते, और इस तरह से सूरज, पृथ्वी और सैटेलाइट्स के बीच कैसे एलिप्टिकल रिलेशन बनाते हैं, ये हमारे साइंटिस्ट दुनिया के सामने बयान करते, ताकि हम सब एक बेहतर भविष्य जो है वो जी सके। मगर ये मानव सभ्यता का आज के समय में दुर्भाग्य है कि हमारे ही द्वारा बनाई गई चीज़ें दूसरों का नुकसान पहुंचाकर हम अपना फ़ायदा देखते हैं, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई सभ्य इंसान, भले ही साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई चीज़ें उससे कठिन लगती हो, एक सभ्य इंसान अपनी अच्छी सूझबूझ से मानवता का भलाई कर सकता है। और यही कारण है कि मानवता को स्थिर रखने के लिए हमें जनरल नॉलेज को समझना ज़रूरी है। तो इस तरह से आपने अर्थ, सन और एलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में जाना। अब हमारे द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्यों हम इकोसिस्टम या एटमॉस्फेयर में के रखने के बजाय स्पेस में अर्थ के करीब या उससे दूर पृथ्वी के कांटेक्ट में रखा जाता है, इस बात को आपके सामने मैं अगले पीवी लॉग में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। ये मेरे पीवी लॉग का दूसरा हिस्सा था। अगले हिस्से में
हिस्ट्री ऑफ द स्पेस मिशन का अगला अध्याय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये पीवी लॉग पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आपके लिए है। खुशियाँ फैलाइए, अफवाहें नहीं। दिस वॉज राहुल रगारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।